देखिए दोस्तों, अपन ने कल वाले जनरल साइंस के टॉपिक में मैंने आपको मिरर दर्पण किस प्रकार बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनके उपयोग क्या होते हैं, तो समतल, अवतल और उत्तल, इन तीनों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। साथ में जो आज से प्रश्न पूर्ण आज तक हुए उन सभी को मैंने उपयोग सहित लिखवा दिया था। आज इस टॉपिक की बेसिक से शुरुआत करेंगे अपन। टॉपिक का नाम है प्रकाश। प्रकाश की बहुत सी घटनाएं होती है। आज मैं सारी घटनाओं का आपको बताऊंगा और अपनी जितनी हो सकेगी इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा। जब नेक्स्ट सेशन में अपना ये टॉपिक तब तक क्लियर नहीं होता, क्योंकि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे प्रश्न फिजिक्स में पुट ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले तो अपन प्रकाश को लिखते हैं। प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? तो लाइट है ना प्रकाश। प्रकाश भी स्वयं एक ऊर्जा है। प्रकाश भी एक ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा बोलती तो प्रकाश की ऊर्जा है, लेकिन इसकी एक खासियत होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जीवन में भी अनुभव करते रहेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति प्रकाश में खड़ा है, मान लो मैं प्रकाश में खड़ा हूं और आप अंधेरे में हैं, तो आप मुझे क्लियरली देख सकते हैं और मैं आपको नहीं देख सकता। और जबकि होना ये चाहिए था कि सर देखने के लिए प्रकाश चाहिए, तो प्रकाश तो मेरे पास था तो मुझे दिखना चाहिए था, अंधेरे वाले को नहीं दिखना चाहिए था। लेकिन अंधेरे में कोई छिपा हुआ व्यक्ति प्रकाश की स्थिति में खड़े व्यक्ति को आराम से देख सकता है। तो ये तो सर बड़ा ही जादुई करिश्मा है। प्रकाश की एक परिभाषा है, उसको देखेंगे। मैं आपको बताता हूँ, प्रकाश जो होता है, लाइट जो होता है, स्वयं इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है। प्रकाश होता है वो स्वयं अदृश्य होता है, किंतु वस्तुओं को हमारे लिए दृश्यमान बनाता है, यानी देखने योग्य बनाता है, विजिबल बनाता है, दृश्यमान बनाता है। और स्वयं ये क्या है? ऊर्जा है। और सर प्रकाश भी चलता होगा, तो प्रकाश का पथ में आपको बता देता हूं। प्रकाश कहीं भी शो करना हो तो आपका प्रकाश का किरण पथ होता है। इस तरह से आपको दर्शाना है एक किरण के द्वारा। इस किरण को आप जिस दिशा में देंगे, इसमें ऐसे तो बस प्रकाश कहाँ जा रहा है, ऐसे करेंगे तो प्रकाश इस दिशा में जा रहा है। कोई डाउट होना ही चाहिए। कोई बताया ही नहीं मैंने खास बात। प्रकाश बताइए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है ये एक प्रकार की, और ये खुद तो अदृश्य होता है, किंतु वस्तुओं को हमारे लिए क्या बनाता है? ये दृश्यमान बनाता है। तो इस बात को नोट कर लेंगे। और प्रकाश की प्रकृति के बारे में देखेंगे कि सर प्रकाश की प्रकृति, नेचर कैसा होता है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने समय समय पर खूब प्रयास किए और प्रकाश की प्रकृति को बताने के लिए उसने अपने सिद्धांत दिए। वर्तमान में कौन सी प्रकाश की प्रकृति है वो प्रचलन में, वो सब बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रकाश का जो है, प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय प्रकृति। प्रकाश की विद्युत चुम्बकीय, नोट करते रहेंगे आप। विद्युत चुम्बकीय प्रकृति, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, ये बताने वाले वैज्ञानिक कौन से, और यही से प्रश्न पुट होता है। ये बताने वाले वैज्ञानिक थे मैक्सवेल। कौन थे? मैक्सवेल। अच्छी तरह से नोट कर लो दोस्तों। और ये प्रश्न आया हुआ भी है कि प्रकाश की विद्युत चुम्बकीय प्रकृति को किसने बताया था, या बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? मैक्स थे। कई बार बहुत सारी प्रकृतियां दो चार है तो वो दे देता है, और सम्मिलित करने वालों मैं बार बार बता रहा हूँ कि आज तो प्रश्नों का स्तर थोड़ा ऊपर हो गया है, तो अपने को सारी प्रकृतियां आनी चाहिए। उनके सिद्धांत देने वाले कौन थे, उन वैज्ञानिकों को नाम आने चाहिए, तभी जाके अपना प्रश्न सही होगा। नेक्स्ट प्रकृति आप लिखेंगे प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। और इसको देने वाले कौन थे वो देखेंगे। इसको देने वाले जो थे वो थे हाइगेंस। हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक ने इसको बताया था। तीसरी जो प्रकृति है वो अपन देखेंगे प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश का कणिका सिद्धांत।
और ये देने थे अपने न्यूटन साहब ने दिया था, सर आइजैक न्यूटन का पूरा नाम है। देखिए प्रकाश की प्रकृति, विद्युत चुंबकीय प्रकृति दी थी मैक्सवेल ने, तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने, और कणिका सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। एक बार इसको नोट डाउन कर लो आप, और बहुत काम का प्रश्न और यहाँ से प्रश्न आपके आए होंगे। और वर्तमान में कौन सी प्रचलित है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल आप इन सभी प्रकृतियों को और देने वाले वैज्ञानिकों के नाम लिखो। वर्तमान में प्रकाश की जो प्रकृति है वो ड्यूल नेचर है। ड्यूल नेचर क्या होता है? ड्यूल नेचर मतलब प्रकाश जो है वो दोहरी प्रकृति का होता है, क्योंकि सारे सिद्धांतों को मिलाकर फिर प्रकाश की कौन सी प्रकृति दे दी? दोहरी प्रकृति। तो सर दोहरी प्रकृति में किसको शामिल किया? तरंग एवं क्वांटा। क्वांटा को आप नहीं समझ पाओ तो ये समझ लो बंडल्स या समूह जो होते हैं बंडल्स के रूप में, जैसे इस तरह से बता सकता हूँ, इस तरह से प्रकाश चलता है। और तरंग तो आप जानते ही, कई बार देखा आपने इसी वगैरह कराते समय हॉस्पिटल में, कंप्यूटर में कई बार फैशन के लिए, फिल्मों में, टीवियों में आपने देखा होगा प्रकाश नहीं चलता है। तो ये देखा, ये तरंग वाला है और इन दोनों की सामूहिक प्रकृति चल रही है। वर्तमान में भी पूछ सकता है कि प्रकाश की कौन सी प्रकृति प्रचलन में है, तो प्रकाश वर्तमान में दोहरी प्रकृति प्रचलन में। दोहरी कौन सी? तरंग एवं क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है बंडल्स, यानी प्रकाश बंडल्स के रूप में, पैकेट्स के रूप में चलता है या फिर तरंग के रूप में चलता है। नोट डाउन कर लो इसको और इसको दोनों। फिर नेक्स्ट प्रकाश के बारे में तथ्य मैंने वैसे तो कल बताया था, फिर वापस बता दूं कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है। निर्वात में कितना होता है सर? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये प्रश्न कई बार आ सकता है। प्रकाश की सर्वाधिक वेग या चाल जो कहते हैं वो कहाँ होती है? निर्वात में। वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक बार प्रश्न पुटअप हुआ था कि प्रकाश की चाल का जो क्रम है उसको ही पूछ लिया कि प्रकाश की चाल को, प्रकाश की आप पदार्थ की अवस्था मानती है, ठोस, द्रव, गैस। ऐसे ये ठोस, द्रव, गैस और निर्वात। और चाल का क्रम पूछ लिया, आप चाल का क्रम नोट कर ली। प्रकाश की चाल का क्रम ये होता है, प्रकाश की चाल का क्रम, प्रकाश की चाल का क्रम। समझ रहे होंगे आप? लेस देन का निशान लगाया तो सबसे ज्यादा होता है निर्वात में, उससे कम प्रकाश चलता है गैस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम प्रकाश चलता है वो ठोस में चलता है। तो मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी दोस्तों, इसको भी नोट कर लेंगे। ये भी कई बार घुमा फिरा कर पूछता है, और पूछा हुआ भी मैंने कहा ना, जहां तक मैं आपको जानकारी दूंगा मैं ऐसे ही प्रश्न लेके आऊंगा जो टॉपिक्स से उठाए गए, आज तक जितने पुटअप हुए उन प्रश्नों को एक बार मेरे साथ जुड़ के आप रिवाइज करिए। देखना आप पेपर जब देखेंगे, चाहे पटवारी का हो, पुलिस का हो या RS तक के लेवल में ऐसे प्रश्न पूछते और वहाँ पे अपन कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि वहाँ विभिन्न सब्जेक्टों से स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ये मालूम नहीं होता कि प्रकाश क्या चलता है, वेग क्या होता है। तो अपन को तो सीधी सीधी बेसिकली जो बातें हैं, वैसे भी आप हर चीज रटते भी है, कई बच्चे ठीक है, हिस्ट्री भी रटते हैं, इसको मुख जुबान याद है, सब चीजें रटते ही। तो विज्ञान अगर समझ में नहीं आए तो मेरा तो मानना है कि कई बार हमें कोई चीज रटनी भी पड़े तो रट। अब ये जो चीजें हैं ये हर कोई याद करेगा इसको। उनके प्रकृति किसने दी? मैक्सवेल ने। तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने। कणिका सिद्धांत न्यूटन ने। प्रकृति दोहरी कौन सी? तरंग और क्वांटा। याद तो करना ही पड़ेगा, सर्वाधिक वेग भी याद ही करना पड़ेगा। तो आप प्रकाश की चाल का क्रम भी याद कर लेंगे, नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट आपको मैं तथ्य बताऊंगा, वो देखेंगे भिन्न भिन्न माध्यमों में जो ये चाल सर आप अलग अलग बता रहे हो, तो ये डिपेंड किस पे करती है? भिन्न भिन्न माध्यमों में जो मैं चाल बताइए आपको वो कम ज्यादा होती है, वो डिपेंड किस पे करती है?
ये अपवर्तनांक पे करती है क्या चीजें, तो मैं आपको इस टॉपिक के आगे आएगा तो विस्तृत बताऊंगा। लेकिन अभी आप इतना ही समझ रहे हो कि जिस वस्तु का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, अपवर्तनांक अधिक और चाल कम, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूरा हुआ और कैसे हुआ मैं अभी आपको बताता हूं। अपवर्तनांक अधिक, प्रकाश की चाल कम, प्रकाश की चाल कम, प्रकाश की चाल कम। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग होती है, तो वो किस बात पे निर्भर करती है सर? अपवर्तनांक एक प्रकार का कांस्टेंट होता है, कैसे आता है मैं आगे आपको समय के नियम में बताऊंगा। तो आप तो अभी तो फिलहाल इतना नोट कर लो कि अपवर्तनांक जिस पदार्थ का ज्यादा होगा उसकी प्रकाश की चाल क्या होगी, उसमें कम होगी। उदाहरण के लिए एक बार प्रश्न ऐसे पुट हो गया कि जैसे उसने दो तीन पदार्थ दे दिए, जैसे केरोसिन दे दिया, पानी दे दिया और कोई एक आध चीज ले लो, ठीक है ना, जैसे केरोसिन है, पानी है, डीजल ले लो, अपना उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से वो प्रश्न पूछेगा, ठीक है। मान लो अपवर्तनांक के दे दिए, जैसे जल का दे दिया 1.44, इसका दे दिया 2.43 और इसका दे दिया मान लो 3.23। और आपको दोस्तों वहां प्रश्न पूछा गया था कि दिए गए पदार्थों में सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होगी। अब आप ही बताइए, अपवर्तनांक अधिक तो चाल कम होगी। अब अपवर्तनांक देख लो, सबसे अधिक किसका दिख रहा है? डीजल का, ये तो उत्तर अपना गलत होगा। केरोसिन उसके बाद, ये भी उत्तर अपना गलत है। तो फिर जो प्रकाश की चाल होगी वो किसमें ज्यादा होगी? किसमें होगी ज्यादा? पानी में। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अपवर्तनांक अगर अधिक है तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। और प्रश्न जब पुट होगा तो आपको बकायदा अपवर्तनांक वो देगा और अपवर्तनांक देकर पूछेगा कि इनमें से किस में प्रकाश तेज गति से गमन करेगा या चलेगा। तो आपको ऑप्शन में देख लेना, अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें कम चलेगा और जिसका सबसे कम हो वो आपका आंसर होगा। क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट? आगे बढ़े। आंखों की अपनी जो आंख होती है उसी से आंख जैसा कैमरा तो भगवान ने जो बनाया है, इसकी तो और कोई कर नहीं सकता। आप देखो कैमरे से तो फोटो खींचना पड़ता है और आंख जहाँ घुमा फोटो तैयार, ठीक है ना। तो सर आंखों में भी सुग्राह्यता होती है, संवेदनशीलता होती है, वो सर्वाधिक किस रंग के प्रति होती है? ये भी एक बार प्रश्न आया था। आंखों की जो सुग्राह्यता होती है या संवेदनशीलता होती है वो किस रंग के प्रति सबसे ज्यादा होती है? तो आंखों की जो संवेदनशीलता है वो पीले रंग के प्रति ज्यादा होती है, पीले रंग के प्रति ज्यादा होती है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, कोहरा या कोक की स्थिति में आपको मालूम होगी कभी अपने यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह भी लगाया जाता है तो पीले रंग का निशान बनाते हैं, ठीक है ना, हेडलाइट के ऊपर वगैरह। तो ये पीला रंग जो होता है ना, ये कितना भी कोहरा अगर छाया हुआ है तो पीला रंग लगभग अगले व्यक्ति को आभास हो जाता है, दिख जाता है। तो पीले रंग के प्रति संवेदनशीलता आंखों की सबसे ज्यादा होती है। एक बार प्रश्न पूछा था कि आंखों की कौन से रंग के प्रति सुग्राह्यता या संवेदनशीलता ज्यादा होती है। अब ये सब क्यों होती है ज्यादा? क्योंकि पीले रंग का जो तरंगदैर्घ्य है, ये नया शब्द है, आप इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं अभी आपको बता दूंगा। तरंगदैर्घ्य ये जो होता है ये इसका 5600 एंगस्ट्रॉम होता है, ये भी आप नोट कर लेंगे। पीले रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो 5600 एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर? क्या तक कोई दिक्कत नहीं? अब सर समझ में नहीं आया तरंगदैर्घ्य क्या है? तो अभी मैंने आपको प्रकृति बताई थी, तब कहा था कि तरंग किस तरह से चलती है सर, इस तरह से, इस तरह से चलती है, ठीक है, इस तरह से, जैसे मोटे तौर पर देख लो। एक बार मैक्सिमम न्यूनतम, मैक्सिमम न्यूनतम, मैक्सिमम न्यूनतम, इस भाग को कहते हैं तरंग के स्रंग और इस भाग को कहते हैं गर्त। क्या कहते हैं? स्रंग। और इस भाग को कहेंगे स्रंग, इसको कहेंगे गर्त। और दो क्रमागत स्रंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की जो दूरी होती है, या तो ये दूरी ले लो भले, या भले ये दूरी ले लो,
ये जो दूरी होती है, इस दूरी को ही क्या कहते हैं, तरंग द्वैधर्य कहते हैं। दो क्रमागत सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग द्वैधर्य। और इसका निशान होता है, वो होता है सर लैम्बडा। इसे इस तरह से शो करते हैं। याद नहीं रहे तो आप पुस्तक में उसको लैम्बडा लिख देना, लैम्बडा बोलते हैं। बोलो दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? नोट कर लो इसको। प्रकाश के बारे में, उसके बाद में अपन ये जो मैं टॉपिक डाल चुका है, नियत प्रकाशीय घटनाएं कौन कौन सी होती है, वो सारी मैं आपको नोट करा के एक एक घटना के बारे में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बताऊंगा। वो एक क्वेश्चन सुन लेंगे आप। अभी मैंने आपको मैक्सवेल का बताया था, तो मैक्सवेल का जो सिद्धांत था ना, वो विद्युत चुंबकीय प्रकृति बताई थी उसने, विद्युत चुंबकीय प्रकृति। लेकिन मैक्सवेल इसको स्पष्ट नहीं कर पाया, मैक्सवेल इसको समझ ही नहीं सका, ठीक है ना। तो फिर प्लांक नाम के वैज्ञानिक ने एक क्वांटम सिद्धांत दिया था। क्वांटम सिद्धांत तो इसने भी दे दिया। अभी मैंने कहा था मंडल्स के रूप में प्रकाश चलता है, तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लांक नामक वैज्ञानिक ने दे दिया, लेकिन इसकी व्याख्या भी ये भी सही ढंग से नहीं कर सका। तो फिर सर व्याख्या सही ढंग से की किसने? दोहरी प्रकृति में आता है, क्वांटा के रूप में चलता है प्रकाश, तो इसकी सही ढंग से व्याख्या की थी, वो की थी अपने फिजिक्स के जनक मान लो मले एल्बर्ट आइंस्टीन। ये अपने फिजिक्स के जनक है, इन्होंने की थी, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। क्या आपके ध्यान में रखने वाली बात है कि मैक्सवेल के सिद्धांत को मैक्सवेल तो समझा नहीं सका, तो फिर प्लांक ने समझाने की अपने सिद्धांत से कोशिश की, लेकिन प्लांक भी अपने सिद्धांत से स्पष्ट नहीं कर पाया। तो फिर उस बात को स्पष्ट किसने किया? एल्बर्ट आइंस्टीन, और उसके लिए उनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। अब चलिए दोस्तों, अपन देखेंगे दैनिक प्रेक्षणों में निहित प्रकाशीय घटनाएं। तो प्रकाश के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती है, पहले मैं उन घटनाओं को क्रम से एक बार आपको लिखवा देता हूँ, उसके बाद में आप और हम एक एक घटना को विस्तृत रूप से परीक्षा में कितने तक प्रश्न आता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, दैनिक प्रेक्षणों में निहित प्रकाशीय घटनाओं का विश्लेषण। तो प्रकाश कितनी प्रकार की घटनाएं दर्शाता है, उन सारी फेनोमेनन्स के अपन देखेंगे उन घटनाओं को, और उन घटनाओं से संबंधित जो भी उदाहरण आते हैं अपनी परीक्षाओं में उनको भी मैं आपको बताऊंगा। पहले उन घटनाओं को एक बार आप नोट कर लो, ताकि आपको ध्यान में रहे कि प्रकाश भी इतनी सारी घटनाएं करता है। नंबर 1, जिसका डिस्कशन कल मैंने थोड़ा बहुत कर भी दिया था, और प्रकाश का परावर्तन बता भी दिया था आपको। दर्पण इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। पहली घटना लिख लो आप, प्रकाश का परावर्तन। दूसरी लिखो प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा लिखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक, आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं एक एक घटना को स्पष्ट रूप से समझाऊंगा, ठीक है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट प्रकार लिखो प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट लिखिए आप प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। फिर लिखिए प्रकाश की एक और घटना होती है प्रकाश का ध्रुवण। साथ ही लिख दीजिए आप प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और आठवीं घटना में लिखेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण, ये दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए। आठ घटनाएं हैं, अपन एक एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे इसको। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और प्रकाश का व्यतिकरण। देखिए दोस्तों, पहली घटना है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहली बात तो कल मैंने इसको मेरे कल वाले वीडियोज में इसको अच्छी तरह से बता रखा है।
फिर भी आपको थोड़ा रिकैप कर देता हूं। दर्पण इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दर्पण इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि दर्पण इस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, फिर सर ये थोड़ा सा भूल गए हम तो, परावर्तन क्या होता था? मैंने कहा था ना इसका आपका नाम पुनः लौट कर आना, पुनः लौट कर आना। यानी पुनः लौट कर कब आएगी? मैंने कल ही बताया था, प्रकाश की किरण जा रही है, अगर किसी माध्यम से टकराएगी तो टकरा कर इस तरह से लौटना, यही तो परावर्तन था। तो परावर्तन के अंदर तो कल डिस्कशन आज मैं ज्यादा नहीं करूंगा, पर मैंने आपको बता भी दिया। दर्पण था, आपको मैंने कैलिडोस्कोप भी बताया था, ठीक है ना। तो बहुरूपदर्शी वगैरह इसके उदाहरण भी बताए थे मैंने आपके। तो परावर्तन में तो आपको समझ लें प्रकाश की किरण का किसी माध्यम में चलकर टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट आना क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? दर्पण। और दर्पण के अपन ने तीनों प्रकार कल पढ़ रखे, और आपको मैं फिर रिकैप के रूप में आपको बता दूं। समतल, अवतल और उत्तल। मेरे दोस्तों ने वो प्रश्न भी शायद देखा होगा, पटवारी में आया होगा, नहीं देखा है तो देख लेना। जादुई बच्ची वाला, जादुई बच्ची का दर्पण के सामने खड़ी है, तीनों दर्पणों का प्रयोग कर रहा है। तो प्रतिबिंब भी कैसे बनता है ये भी मैंने कल आपको बताया था। फिर मैंने कल इसके बारे में नियम भी बताया था, नियम में कोई बड़ी बात बताई नहीं थी, फिर भी रिकैप में बताना तो पड़ेगा सर, आप घटनाएं बता रहे हो। चलिए देखो, ये आने वाली जो किरण है, आने वाली किरण नहीं बोलना है विज्ञान में, इसको आपतित किरण बोलना है। क्या बोलना है? आपतित किरण। ये सर यहाँ से टकराएगी, आगे तो जाएगी नहीं, क्योंकि मैंने कहा था लवण का लेपन होता है दर्पण पे, आगे जाएगी नहीं तो टकरा कर पुनः लौटेगी। जो लौटने वाली किरण नहीं कहते हैं वैसे, लेकिन विज्ञान में इसे आपको बोलना है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या बोलेंगे इसको? परावर्तित किरण। और इसके मूल बिंदु पे अपन डाल देते हैं लंब, जिसे बोलेंगे अपन अभिलंब। अब जब मैंने कहा था दो रेखाएं मिलती है तो गणित में मैंने बोला कौन बनता है, ये भी आपको अच्छी तरह से मालूम है। इस किरण ने बनाया इसलिए इसका नाम आपतन कोण, और इसने बनाया इसलिए इसका नाम परावर्तन कोण। और फिर मैंने कल तीन नियम भी बताए थे, याद आ रहा होगा तो। देखो तीनों एक ही बिंदु पे, पहला नियम पे यही था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही मूल बिंदु पर होते हैं। देखो एक ही बिंदु पे तीनों टकरा रहे, ठीक है। दूसरा नियम मैंने बताया था ये वाला, इस कोण का मान जितना होगा उतना ही कोण का मान ये होगा। यहीं पे अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि मैं स्नेल का नियम बताऊंगा, थोड़ा सा यहाँ बता दूंगा मैं आपको। इसे जो कोण कहते हैं, आपतन कोण को अपन कहते हैं साइन एंगल, ठीक है ना सर। और परावर्तन कोण को कहते हैं साइन आर, साइन आर, ठीक है ना। साइन आई और साइन आर दोनों का मान समान होता है। अगर ये 50 का है, परीक्षा में पूछ ले तो ये भी 50 का है, कोई गणना करने की जरूरत नहीं। लेकिन इनका सब कांस्टेंट क्या होता है? अगर इनका अनुपात देखें अपन साइन आई बटा साइन आर का, तो इसका जो कांस्टेंट होता है ना, तो स्थिरांक होता है फिजिक्स में जिसे बोलते हैं कांस्टेंट, जो होता है वो अभी मैंने आपको बताया था, वो अपवर्तनांक कहलाता है। यानी दोनों कोणों का जो अनुपात है या अपवर्तनांक, और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी कि परावर्तन के दूसरे नियम को वैज्ञानिक एक स्नेल भाई साहब, उनके नाम से इसके अंदर नियम को बोलते हैं स्नेल का नियम, ठीक है ना। तो अपवर्तनांक कौन से नियम से संबंधित है या स्नेल का नियम संबंधित है? आप लिख सकते हो अपवर्तनांक से संबंधित है। किससे संबंधित है? अपवर्तनांक। और तीसरी बात तो मैंने बताई थी, जो आवृत्ति और चाल जो रहेगी जाते समय भी वही रहेगी, ठीक है। और इसको आगे देखते हैं, इसको उदाहरण नेक्स्ट आप नोट कर लीजिए, जो परीक्षा में आने जैसे है। नंबर 1, ग्रह उपग्रह जैसे शुक्र व चांद का चमकना। आप सीधे लिख दो ना, पहला इसका उदाहरण लिख लो, ग्रह का चमकना। ये घटना में पूछेंगे आपको, इसलिए मैं लिखा रहा हूं उसको उदाहरण, आप उदाहरण करके लिख लो, परावर्तन के उदाहरण, और वही उदाहरण लिखवा रहा हूं जो आज तक पूछे दिए। नंबर 1 है ग्रहों का या खगोलीय पिंडों का क्या? चमकना। दूसरा आप नोट कर लेंगे, वही
जो अपन ने कल से पढ़ रहे ये वाला, दर्पण में प्रतिबिंब का दिखाई देना, दर्पण में प्रतिबिंब का दिखाई देना कोई बड़ी बात नहीं है, तो अपन ने कल भी पढ़ा था। फिर वस्तुओं के रंग का निर्धारण, वस्तुओं के रंग का निर्धारण, ये सब समझ में नहीं आया, अपने को समझना है तो समझ लो भले, लेकिन मैं बता दूंगा आपको। लेकिन वस्तुओं के रंग का निर्धारण आप देखते ना आंखों से, कौन सा पीला है, कौन सा काला है, कौन सा सफेद है, तो उन वस्तुओं के रंग का जो टकरा कर लौट रही है, तो अपने रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनते हैं, तो जो कौन से कलर का बनता है उसी को भी आखिर किरण तो टकरा के लौटी आंख तक तभी वस्तु दिख रही है, आंख भी अपने परावर्तन के सिद्धांत पे ही कार्य करती है, तो कौन से रंग की वो वस्तु है, तो रंग का निर्धारण भी कौन की, कई बार प्रश्न पूछा गया वस्तुओं के रंग का निर्धारण प्रकाश की कौन सी घटना से संबंधित है, तो आप लिख देना प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट एक उदाहरण और लिख लो आप, ये इसमें वस्तुओं के रंग के निर्धारण में आप देख लेंगे, अगर सभी रंगों को अवशोषित करती है तो वो वस्तु कैसे दिखाई देगी, श्वेत दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी, अगर सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी तो श्वेत दिखाई देगी। और प्रकीर्णन घटना में मैं बताऊंगा कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, कम होता है, लाल रंग वगैरह वो। फिलहाल आप इसमें दो चार उदाहरण डाल दो, ग्रह का चमकना या खगोलीय बिंदुओं का चमकना, दर्पण में प्रतिबिंब का बनना और वस्तुओं के रंग का निर्धारण होना। पेरिस्कोप व कैलिडोस्कोप भी इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं, ये भी कल बताया था, वैसे आप लिख लो। पेरिस्कोप व कैलिडोस्कोप उपकरण भी परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करते हैं। चारों नोट करो, क्लियर। अब सर ये दर्पण की आप बार बात कर रहे हैं, तो बनने वाले जो अपन कोणों की अगर संख्या ज्ञात करनी हो तो किस तरह से कोणों की संख्या ज्ञात करनी है, बहुत अच्छा सूत्र मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ उसको नोट कर लेंगे, और इसको भी कई बार पूछा हुआ है, आप नोट कर लो। थीटा कोण से झुके, थीटा कोण से झुके दो दर्पणों के मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। थीटा कोण से मान लो दो दर्पण को झुके हुए हैं तो कितने प्रतिबिंब बनाएगा, इसके लिए एक सूत्र है, आप नोट कर लेंगे, 360 बटा थीटा माइनस 1, नोट कर लो इसको। और ये पूछा हुआ भी है, ये उदाहरण भी मैं अभी आपको दूंगा। जैसे लो थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री मान रख के देख लो, 360 बटा 60 माइनस 1, ठीक है, और 0 से 0 काट दिया, 36 से 6 काट लिए, कितने 6 में से 1 गया, कितने प्रतिबिंब बनेंगे 5, ये आ गया आपको। आपको आंसर रहेगा तो आप पूछ सकते हैं थीटा कोण से झुके दो दर्पणों के मध्य प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी यदि दोनों कितने थीटा पे झुके हुए 60 डिग्री के बराबर। लेकिन एक बात दोस्तों ध्यान रखना, अगर थीटा का मान विषम हो, थीटा का मान ये नोट करके स्टार लगा के लिख रहा और यही कंफ्यूज करता है अपने को, जो अपने को आता है वो परीक्षा में नहीं आता है, ये बात तय है। जो अपने को आता है वो परीक्षा में नहीं आता, परीक्षा में हमेशा एक्सेप्शंस को ज्यादा पूछा जाता है, अपवाद ज्यादा पूछते हैं। तो थीटा का मान अगर विषम हो, सम में नहीं, जैसे 60 डिग्री दिया ऐसे नहीं दे, विषम दे दे, थीटा का मान विषम देने पर तो फिर सूत्र क्या होगा सर, तो आपको 360 बटा थीटा ही करना है, आपको 1 नहीं घटाना है, बस इसको नोट कर लो। विषम देने पर आपको क्या
एक नहीं घटाना है, यानी आपको सीधी सीधी बात है, यहाँ एक घटा रहे, यहाँ पर एक आपको जो भी उत्तर आए वो आपको उत्तर है सीधा थीटा का जो भी कोण दिया है 360 में भाग दो, जितनी भी प्रतिबिंबों की संख्या आएगी क्वांटम आयोग लेकर कि वो आपका उत्तर सही है और वहां पर आपको एक घटाना है। कोई दिक्कत? शायद मेरे हिसाब से होनी तो चाहिए नहीं। और करके देखना वीडियो इसको एक दो बार, सारी चीजें एकदम आपके क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट इसी में एक आध बात और मैंने कल वैसे तो बताई थी, फिर भी आज मैं बता देता हूं आपको। एक बात और नोट करेंगे, इसको भी स्टार लगा के आप लिख लेंगे। यदि दर्पण समांतर हो, समतल हो, यदि दर्पण कैसे हो, दो दर्पण समतल हो, दोनों दर्पण कैसे हो, दोनों समतल हो, तो प्रतिबिंब कितने होंगे? कई बार ये पूछ लेते और अब हम आ जाते सीधे इस सूत्रों पे। आपको इस पे नहीं आना है। दोनों दर्पण अगर समतल की वो बात कर रहा है तो बनने वाले जो प्रतिबिंब है वो अनंत होंगे। कितने होंगे? अनंत, इन्फिनिटिव इसे बोलते हैं, इसका कोई मान नहीं होता। यानी दर्पण आपके कैसे झुके हुए तो है थीटा कोण पे, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, लेकिन दर्पण का नाम दे देगा कौन सा? समतल। उस स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? अनंत। और इसको भी कई बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखना। मैं पहली बार बता रहा हूँ कि जो चीजें एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये सवाल तो यहाँ से बनना चाहिए। इतने सरल सवाल अब नहीं बनते हैं, या तो ये कर देगा या ये नहीं करेगा तो क्या देगा? समतल दर्पण। तो आप ध्यान रखना, इसका तो मान फिक्स होता है, बनने वाले जो प्रतिबिंब होंगे वो अनंत होंगे। और एक दर्पण की कल मैंने बात बताई थी कि कोई भी एल लंबाई का व्यक्ति है तो उसको अगर उसमें पूरा दिखना है, उसको अगर उस दर्पण के अंदर, तो आपको मालूम ही है क्या करना है? L/2, 6 फीट का व्यक्ति है, पूरा उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो कितने फीट का समतल दर्पण चाहिए उसको? 3 फीट का। 8 फीट का है तो 4 फीट का। ये था दोस्तों अपना प्रकाश का परावर्तन, पहली घटना। किसी को कोई डाउट? मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जितने भी प्रश्न बढ़ेंगे इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अपन उठा लेते हैं प्रकाश की छोटी सी घटना है, 2-4 उदाहरण के साथ, फिर नेक्स्ट सेशन में और देखेंगे। दूसरी घटना अपन लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए दोस्तों, अपन ने इससे पहले तो घटना पड़ी, उसको ध्यान रखना, परावर्तन पड़ी। दर्श इसका विपरीत पड़ेगी, यानी सर इसमें क्या पड़ा था? पुनः लोड क्या आती थी, अब लोड के नहीं आएगी, यानी किरण आर पार होगी, यानी माध्यम में चलेगी। माध्यम से क्या होता है, मैंने कल वही बताया, अपन भी माध्यम में चलते हैं सर, हाईवे पे चलते, ट्रेन से चलो, बस से चलो, माध्यम तो सबको चाहिए। तो माध्यम के बारे में आप जानकारी कर लेंगे। तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, सघन और विरल। सघन और विरल नहीं आया सर समझ में? सघन विरल से आपको ठोस विरल से नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। इसके जैसे एक उदाहरण देता हूँ, कांच और एक जल। अब मुझे ये बताइए किसमें अणु पास पास में और किसमें दूर दूर है? मेरे हिसाब से शायद कांच में ज्यादा पास पास में। तो कांच कैसा माध्यम हो जाएगा? सघन। और विरल माध्यम कैसा हो जाएगा? जल। कैसा हो जाएगा? जल। लेकिन सर मान लो जल और वायु को ले ले तो फिर सघन कौन सा होगा? तो सीधी सी बात है, अब जल सघन हो जाएगा और वायु क्या हो जाएगा? विरल। आपसे बताना क्या चाह रहे हो? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो सघन माध्यम है आप उसे हाईवे मान ले, और हाईवे पे कैसे गाड़ी दौड़ती है आपको मालूम ही है, ठीक है ना? विदाउट ब्रेक, फुल एक्सीलरेटर, जोरदार दौड़ेगी। और विरल में गाड़ी को बार बार रोकना पड़ेगा, ब्रेक मारना पड़ेगा, वेग कम होगा, ज्यादा होगा, तो वो होगा विरल माध्यम। तो प्रकाश की किरण क्या होगी, इसमें वापिस लौट के तो आएगी नहीं, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। तो स्वाभाविक है कि आप ही सर बता रहे हो हाईवे और उबड़ खाबड़ रोड विरल माध्यम वाला, इसे आप zigzag भी कह सकते हो, उबड़ खाबड़ रोड भी, ठीक है ना? ऐसी स्थिति में अगर इससे इसमें आएगी तो वेग घटना ही है। और मान लो उबड़ खाबड़ से गाड़ी हाईवे पे चढ़ी तो वेग बढ़ना ही है। जल से अगर वायु में जाएगा तो वेग घटना ही है, वायु से अगर जल में जाएगा तो वेग बढ़ना ही है, ठीक है ना? अगर कांच से जल में आएगा तो वेग घटना ही है, और जल से अगर कांच में जाएगा तो वेग ऑटोमेटिकली क्या होगा? घट जाएगा। और कांच से अगर जल में आएगा तो घट जाएगा, और जल से कांच में जाएगा तो बढ़ जाएगा, क्योंकि जल क्या है? विरल माध्यम। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई कि इसमें के लिए किसकी जरूरत होती है? माध्यम। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? सघन और विरल। तो प्रकाश के अपवर्तन में अपन क्या लिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन की घटना
वह घटना है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाता है, तब उसका वेग कम या अधिक हो जाता है। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं अपन? प्रकाश का अपवर्तन। इसको एक कांच की थोड़ी सी स्लैब से अपन समझ लेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वैसे आप सभी ने 10वीं तक साइंस पढ़ी हुई है। ये जैसे मैं एक कांच की स्लैब लेता हूँ, ठीक है ना, ये कांच है, ठीक है, और ये बाहर वाला तो भाई होते ही आप मालूम क्या बता रहे हो, मैं अपवर्तन की घटना को आपको आरेख की चित्र से बता रहा, कैसे वेग घटेगा कैसे बढ़ेगा वो देखो आप। अब मान लो ये प्रकाश की किरण है, भाई से आ रही, बाहर से आने वाली किरण को मैंने पहले बता दिया था कैसे किरण होगी सर, आपतित किरण। आने के बाद सर ये तो यहाँ टकरा गई, लेकिन अब माध्यम चेंज होगा सर, कांच में घुसेगी, वापस थोड़ी टकरा के लौटेगी। ये कौन सी घटना है? अपवर्तन की। तो भाई अपने पास विरल माध्यम है और कांच कैसा हो गया अपने लिए? सघन हो गया। अब मुझे ये बताओ, विरल से सघन में जाएगी, वेग कम हो गया ज्यादा होगा? विरल से सघन में जा रही है, हाईवे से उबड़ खाबड़ पे जा रही है, वेग घटेगा। तो यहाँ पर अपन एक डाल देते हैं लंब, जिसे आप कह सकते हैं अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब। जैसे परावर्तन में आपने कहा था अभिलंब, ठीक है। और ये फिर यहाँ से यहाँ से ये निकलेगी, यहाँ वेग कम हो जाएगा, थोड़ी अभिलंब की तरफ मुड़ के ऐसे होती हुई वापस इस बिंदु पे आएगी। इस बिंदु पे आपको वापस एक लंब डाल दो। अब देख लो कांच का माध्यम इसने पूरा कर लिया, अब तो वायु में जाएगी, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो प्रकाश का एक माध्यम से, ये सब दोनों क्या है? इसको आप पृथक कार्यतल कह सकते हैं, क्योंकि दो माध्यम को अलग कर रहा है, ये भी पृथक कार्यतल है। तो प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसके पृथक कार्यतल पर या तो अभिलंब की तरफ मुड़ना या अभिलंब से दूर हटना, या इसका वेग का कम होना या वेग का बढ़ना, प्रकाश की इसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। कोई डाउट नहीं। अब इसके जो अधिकतर जो पूछा जाता है वो उदाहरण पूछे जाते हैं कि मैंने कहा ना इतनी सारी घटनाएं, तो उदाहरण अधिकतर पूछता है कि कौन सी घटना का उदाहरण है। तो दोस्तों अपन अभी लिख लेते हैं इसके उदाहरण कौन कौन से वो देखेंगे। अपवर्तन के उदाहरण साथ साथ आप नोट भी करते रहिए। नंबर 1, अपवर्तन के उदाहरण नंबर 1, पानी में डूबी हुई या डूबा हुआ, पानी में डूबा हुआ सिक्का या डूबी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। तो बात से देखते हैं तो हमको टेढ़ी दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? तो विस्तृत अभी पढ़ते हैं तो मालूम पड़ जाएगा, वैसे इस घटना से आपको समझ में आ जाएगा। आपको याद रखना है, परीक्षा में आएगा, पानी में डूबा हुआ सिक्का या पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना प्रकाश की कौन सी घटना है? तो आपको लिखना है कौन सा? अपवर्तन। दूसरा आप नोट करेंगे, रात्रि में आकाश में तारों का टिमटिमाना। एक्चुअली में कोई तारे टिमटिमाते नहीं है, तारे स्थिर है, ठीक है ना, अपने आंख के टिमटिमा रही है, इतनी दूर माध्यम में जाती है, इतनी सारे सौरमंडल में वगैरह की परतों को पार करके तारों तक करोड़ों अरबों मीलों तक पहुंचती है, तो कितनी बार माध्यम चेंज होता होगा। तो आंखों का माध्यम चेंज हो रहा है, उस हिसाब से अपन को लग रहा है कि तारे क्या हो रहे हैं? ट्विंकलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ ट्विंकलिंग नहीं करे। वो घटना जो है वो अपवर्तन की घटना है, जिसके कारण हमको ये भी आया परीक्षा में कई बार, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की कौन सी घटना है? आपको लिखना है अपवर्तन। तीसरा उदाहरण लिख लो दोस्तों, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। सबने ये नजारे देखे, सूर्योदय, सनराइज और सनसेट, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ एकदम लाल रंग का दिखाई देगा। पता लिखिए, कुएं का पेंदा
कम प्रतीत होना। अभी भरा हुआ कुआं हो तो जान के देखना, अपने को लगेगा बहुत ही कम है, तो डुबकी लगा के देखना तब मालूम पड़ेगा कि कितना पानी है उसके अंदर। कुआं जब भरा हुआ था तो उसका तो ऊपरी तल देखते हैं तो उसका पैंदा अपन को लगता है बस इतना ही पानी है, उसमें डुबकी लगाते तब मालूम पड़ता है। तो ये सब किस कारण दिखाई देता है? ये भी अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण ही पानी में नींबू या अन्य चीजों का सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य के आकार का बड़ा दिखाई देना, वो पहले अपना हो गया था सूर्योदय और सूर्यास्त। भले पानी में रोटी और भी वस्तु आप डाल सकते हो। ये दो चार जो उदाहरण थे वो आप ध्यान दें। तो ये दोस्तों थी प्रकाश की अपनी दूसरी घटना जिसे था प्रकाश का अपवर्तन। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट सेशन में अपन लेंगे शेष बची घटनाओं को और उनसे संबंधित। तो जुड़े रहिए दोस्तों मेरे साथ। अगले सेशन में मैं आपको प्रकाश की बाकी बची हुई घटनाओं को बताऊंगा। जय हिंद।